अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। आज हमारे साथ जो है वो अफरोज अली मर्चेंट साहब मौजूद हैं। उनका जो है वो आज हम जो है वो उनके साथ सेशन करेंगे। सेशन में उनसे हम काफी सवाल पूछेंगे और एंड में जो है वो हम उनसे मार्केट का जो है रिव्यू लेंगे कि मंडे को किस तरह की मार्केट होगी और कुछ सेक्टर्स को भी, स्पेशली सीमेंट सेक्टर जो आजकल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और स्टील सेक्टर, इन दोनों सेक्टर्स को स्पेशली डिस्कस करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बता दें कि शॉर्ट सेल और ब्लैंक सेल, इन सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। और ब्लैंक सेल और शॉर्ट सेल, इन दोनों के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान? देखिए, ये तो आपने टेक्निकल साइड का सवाल पूछा है। जो टेक्निकल होते हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट्स होते हैं और टेक्निकल एनालिसिस पे वो बिलीव करते हैं और उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। हम जो है, हम फंडामेंटल एनालिस्ट है। हम फंडामेंटल्स के स्टॉक्स को हम देखते हैं कि कंपनी के स्पॉन्सर्स कौन है, कंपनी, डू द कंपनी बिलीव इन शेयरिंग द अर्निंग्स विद शेयर होल्डर्स, 5 ईयर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, अर्निंग्स ग्रोथ कैसी है, डिविडेंड ग्रोथ कैसी है। हम वो फंडामेंटल्स को देखते हैं। ये जो टेक्निकल के कॉन्सेप्ट जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ दिस कि क्या है, क्योंकि टेक्निकल्स के बेसिस पे हम नहीं करते हैं। कंपनी के बेसिस पे कि ये इदारा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, उसके बेसिस पे जो है हम वो मार्केट में जो है देखते हैं कि कौन से अच्छे स्टॉक्स है। अच्छा सर, एमएफएस और एमटीएस को आप बता सकते हैं कि क्या है? ये देखिए, ये मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम है, मार्जिन फाइनेंस सिस्टम है। अगेन ये लेवरेज प्रोडक्ट्स है। और अगेन लेवरेज इज समथिंग कि भाई आप उधार लेके जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे जरा प्रिंसिपल्स के मुताबिक जो है वो आप उधार लेके एजुकेशन लें, उधार लेके आप घर लें, उधार लेके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना, हमारे वो प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। जी। सही। अच्छा सर, बदला क्या होता है ये मार्केट में? लोग जो है वो अक्सर इसके बारे में पूछते हैं कि क्या होता है ये बेसिकली, और अक्सर जो है वो इनके शेयर्स जो है वो बदले में चले जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है? हेलो जी। ये बदला भी जो है, इट इज लाइक अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। पहले उसको बदला कहते थे या इनहाउस बदला कहते थे। अब वो मार्जिन फाइनेंसिंग है या मार्जिन ट्रेडिंग है, वो कहते हैं अभी। जी जी। सही। अच्छा सर, फंडामेंटल्स में जो है वो ईपीएस में काम करना जो है वो कैसा होता है? यानी आप फंड्स भी देख रहे हैं, हमने सुना है, और फंड्स जो है वो मेंटेन भी कर रहे हैं, लोगों के हैंडल भी कर रहे हैं। तो फंडामेंटल साइड पर जो है वो क्या मामला होते हैं? ईपीएस देखना चाहिए, कंपनी की अर्निंग देखनी चाहिए, क्योंकि हमें सुना है कि फायदा काफी होता है इसमें। तो कंपनी की ग्रोथ देखने से क्या फायदा होता है? देखिए, कंपनी की ग्रोथ भी देखना चाहिए, अर्निंग्स पर शेयर भी देखना चाहिए और डिविडेंड पर शेयर भी देखना चाहिए। देखिए, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल सेक्टर है, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ तो 5 साल में बहुत हुई, क्योंकि हमारी डिप्रिसिएशन, करेंसी की डिप्रिसिएशन 76 साल में इतनी नहीं हुई जितनी 3 साल में हुई। तो ये एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो जहाँ $1 के इनको 100 रुपये मिलते थे, अब वही डॉलर के इनको पौने 300 रुपये मिल रहे हैं। 3 गुना मिल रहे हैं तकरीबन, ज्यादा। लेकिन वो डिविडेंड, टेक्सटाइल सेक्टर जनरली कंपनीज या तो बहुत लो डिविडेंड देती है या जीरो डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड देखना भी, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कंपनी ग्रो कर रही है, अर्निंग्स पर शेयर इसका अच्छा है, और डिविडेंड भी जो है हर साल इसका बढ़ता जा रहा है। तीनों चीजें देखना जरूरी है। तो आपने स्टार्टिंग में जैसे डिविडेंड की बात की कि जो है वो, तो आपको क्या लगता है कि कोई टॉप 5 कंपनीज आप बताना चाहें डिविडेंड पेइंग इन 2024? देखिए, इस वक्त तो अगर पिछला 12 महीने तो देखें तो वो बैंकिंग सेक्टर ही हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स रहा है, जिसमें बहुत सारे बैंक जो है वो 20% से लेके और 30% तक जो डिविडेंड यील्ड हुई है। अगर उसको 1 साल पुरानी प्राइसेस से किया जाए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक्स में भी या कहीं भी,
तो वो उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो साल के हिसाब से उसको मेजर करते हैं। तो वो एक साल पहले कुछ स्टॉक से वो कुछ आई रिमेम्बर वन स्टॉक के वो 95 रुपीज पे था, वो 44 पैसे डिविडेंड दिया साल में। तो वो तो 45% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक साल में आ जाता है। तो बैंकिंग सेक्टर हाई डिविडेंड स्टॉक्स है, फर्टिलाइजर भी हाई डिविडेंड देते हैं, और पावर सेक्टर, ये तीन सेक्टर है, या ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनी है, ये जो है इनका डिविडेंड जो है वो बहुत बेहतर होता है। अच्छा सर, फ्यूचर ट्रेडिंग में 3 महीने का हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो लोग जो है वो उसमें कम काम करते हैं और बदले में काम जो है वो ज्यादा करते हैं। हालांकि फ्यूचर में जो है वो हमने देखा है 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में काम करना चाहिए या पब्लिक को आप क्या जो है वो सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगेन फ्यूचर ट्रेडिंग इज आल्सो लेवरेज प्रोडक्ट, कि आज हम खरीद रहे हैं और 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद उसका सेटलमेंट होगा, और उसमें हमें अगर रोजाना के बेसिस में जो प्रॉफिट होता है वो तो नहीं दिया जाता है, लेकिन लॉस जो है वो ले लिया जाता है इन्वेस्टर को। तो ये इट्स आल्सो वेरी हाई हाई रिस्की प्रोडक्ट। अब ये हो सकता है कि बाकी वो मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम या मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम, जिसको जो पहले इन हाउस बदला हम कहते थे, अब उसमें उनको लेवरेज लेना शायद आसान होता होगा, इसमें मुश्किल होता होगा। डेली बेसिस पे जो है वो इनको मॉनिटर किया जाता है, और वो नेशनल क्लियरिंग कंपनी जो है वो डेली प्रोडक्ट बेसिस पे अगर लॉस है तो डेली बेसिस पे ही वो इन्वेस्टर से वो अवेल कर लेती है। तो उस वजह से इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो है वो उस पे ये प्रेफर करते हो। सही। सर, ऑप्शन कॉल जो है वो क्या होता है, इसके बारे में बताएं। ऑप्शन कॉल की जो चीजें हैं वो स्टॉक मार्केट की मैनेजमेंट जो है वो हमें देखा है कि दी हुई है काफी टाइम से, लेकिन जो है वो इस पे वर्किंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो आपको क्या लगता है ऑप्शन कॉल जैसा प्रोडक्ट अगर स्टॉक मार्केट में आ जाता है तो क्या फायदा होगा इन्हें? देखिए, दुनिया भर में ऑप्शंस कॉल पे वॉल्यूम्स भी काफी होता है। ऑप्शंस कॉल के अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो है उस पे भी बहुत ज्यादा काम होता है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इतना पॉपुलर नहीं हुआ, और उसमें इतना वॉल्यूम नहीं होता है। अदरवाइज तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी आप एक ईटीएफ ले लें और वो उसमें 10 कंपनियां होती है, इट मीन्स आप 10 कंपनियां इन अ वे खरीद रहे हैं, आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए, आई होप कि वो इंट्रोड्यूस हो, और उसमें भी इस जो है वो पे वॉल्यूम्स बढ़े। अच्छा सर, ऑटो सेक्टर को अगर आप थोड़ा ब्रीफ करें नाज़रीन को कि आपको कैसा लगता है ऑटो सेक्टर? देखिए, ऑटो सेक्टर या सीमेंट सेक्टर है या आयरन स्टील सेक्टर है, इसको हम सिक्लिकल सेक्टर्स कहते हैं। सिक्लिकल सेक्टर्स उसको कहते हैं जो उसमें आप समझे ऑलमोस्ट 50% जो लोग जो है वो लोन लेके गाड़ी लेते हैं या घर बनाते हैं, या आयरन स्टील कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो वो जब हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में इतना नहीं चलते हैं, अभी देखिए पॉलिसी रेट 22% है, जो 6 मंथ काइबोर है वो भी तकरीबन 22% है, उस पे प्लस 3% या 25% पे बैंक जो है इस वक्त मार्कअप दे रही है लोगों को। तो उसमें जाहिर है घर बनाना और गाड़ी लेना हर साल 25% बैंक को देना वो बहुत मुश्किल है। तो अब तो एक्सपेक्टेड है, अब ये जून की जो पॉलिसी 10 जून को होपफुली अब मॉनेटरी ईजिंग शुरू हो जानी चाहिए, कि इन्फ्लेशन हमारा 17% पे आ गया है, तो हमारा नेट इंटरेस्ट रेट तो पॉजिटिव हो गया 5% से, तो होपफुली वो नीचे आना हो गया है। तो ये जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, पॉलिसी रेट में कमी आएगी, तो इसमें मैं समझता हूँ सिक्के के सेक्टर की परफॉर्मेंस और बढ़ेगी। तो सर, आप सीमेंट सेक्टर सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को? अभी जो है वो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि इसकी एक्टिविटी जो है वो काफी अच्छी परफॉर्म कर रहा है ये सीमेंट सेक्टर स्पेशली। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अभी एक्यूमुलेट करना देखिए, चाहिए? सीमेंट सेक्टर की जो डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें ना, तो वो 0.9% है, यानी 1% भी नहीं है, जहाँ बैंक इस वक्त आपको 20.5% तो वो बाय लॉ देता है, बाय रेगुलेशन देना होता है।
सीमेंट सेक्टर में एक ही कंपनी है जो साल में 4 दफा डिविडेंड देती है, बाकी कोई डिविडेंड नहीं देते। हम जरा फंडामेंटल्स डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट को है, इसमें डिविडेंड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है, तो हम जो ट्रेडिंग भी करते हैं हम कहते हैं 80% आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो साल में 2 से 4 दफा कंपनियां जो डिविडेंड देती है। तो सीमेंट सेक्टर में तो देयर इज हार्डली एनी, in fact only one company which gives you 4 times dividend in a year। तो वो जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो इतना नहीं, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो वो हम 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं भी 80% आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और 20% ट्रेडिंग होना चाहिए, जिसमें आप उसको सीमेंट सेक्टर को ट्रेडिंग के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा जो है वो आज फ्राइडे था, लास्ट डे था वीक का। तो आज 2 सेशंस थे हम देखे। तो आपको क्या आपका क्या व्यू है आज जो है वो मार्केट किस तरह देखते हैं आप? देखिए मार्केट के अभी भी फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है, और मार्केट को दुनिया भर में किसी भी स्टॉक मार्केट को प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल से मेजर किया जाता है। तो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स के हिसाब से आज भी हमारी मार्केट 4.5 के करीब है। ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है 2 और 2.5 के। बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हिस्टोरिकली 10 और 12 के पी पे रहे, वो आज 2 और 3 के पी पे प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स पे है। तो इस वक्त भी हमारी मार्केट, क्योंकि हिस्टोरिकली हमारी मार्केट को हम हमारी मार्केट से कंपेयर करें तो 8 और 10 की प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स पे रही है, और इस अभी भी वो 4 और 5 के पी के बीच में है। तो गुंजाइश तो मार्केट में बहुत ज्यादा है। वंस ये इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट नीचे आना शुरू होते हैं, तो ये मार्केट को तो मैं आराम से इजीली देख रहा हूँ कि 100,000 तो ये क्रॉस करेगा इंडेक्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और सर मंडे की मार्केट का व्यू दे दें कि आपको क्या लगता है कि हॉलीडेज के बाद मार्केट जो है वो किस तरह जो है स्टार्टअप लेगी? ये मोमेंटम तो कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन ठीक है मार्केट काफी ऊपर आई है तो वो करेक्शंस होती रहती है, और आईएमएफ की टीम आ रही है, अगर कोई कंडीशनैलिटीज स्ट्रांग आती है, या अब जून के फर्स्ट वीक में बजट भी है, उसके बाद 10 जून को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, तो अगर बजट में कुछ टफ कंडीशनैलिटीज आती है, ये 2 फैक्टर है जो मार्केट मैं समझता हूँ उसको फॉलो करेगी। 1 महीने की बात है, लेस देन अ मंथ, कि 10 जून तक सारी चीजें जो है या अबाउट अ मंथ वो डिसाइड हो जाएगी। तो मार्केट में देखें, मार्केट में जान इसलिए है, इसीलिए ये दोबारा 73,000 क्रॉस किया और दोबारा ऑल टाइम हाई क्रॉस किया आज। तो वो मार्केट में अभी भी फंडामेंटल्स के बेसिस पे बहुत बहुत ज्यादा जाना, और सबसे अच्छी बात ये भी हो रही है कि हमारी करेंसी जो है रुपी, वो स्टेबलाइज हो गई है। वो 275 और 280 के दरमियान काफी टाइम से है। अगर आपको याद होगा 335 तक वो कब मार्केट में चले गई थी, तो 50 रुपए से ऊपर डॉलर नीचे आया है, और अब स्टेबल है काफी दिनों से। हमारे रिजर्व्स $9 बिलियन हो गए, $1.1 बिलियन का भी लास्ट जो ट्रांच था आईएमएफ का वो आ गया, तो एटलीस्ट 2 मंथ्स के इंपोर्ट कवर है। तो इकोनॉमी कंडीशन कोई पिछले साल के मुकाबले में बहुत बेहतर है। मजीद उसको और बेहतर होना है, कम से कम 3 महीने का इंपोर्ट कवर होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। उसके बाद हम इंटरनेशनल मार्केट में भी दोबारा जा सकते हैं। अच्छा सर, सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को, और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो हैं, कि कौन से स्टॉक्स जो हैं उस पर काम करें? ठीक है, जैसा मैंने कहा कि वो सिक्योरिटी सेक्टर सीमेंट वगैरह ट्रेडिंग के लिए वो बेहतर लग रहा है, लेकिन उसमें क्योंकि डिविडेंड नहीं आ रहा है, या डिविडेंड बहुत कम है या ना होने के बराबर है, तो वो आपके जो ब्लू चिप स्टॉक्स जिसको हम इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स कहते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स वो है जो डिविडेंड कंटिन्यूसली देते हैं। तो वो मैंने जैसे पहले कहा, बैंकिंग सेक्टर है या फर्टिलाइजर सेक्टर है या ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनी है, फिर उस आपके पावर कंपनीज है, तो ये हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स है। तो इसमें कंसिस्टेंट आपका जो है किचन चलता रहता है, कि भाई 2 से 4 दफा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होते रहते हैं, तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं, ये प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। ऐसे स्टॉक्स जो 80% हमने देखा है, मोस्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है
वो इसी तरह कामयाब होते हैं कि 80% वो अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, बाकी 20%, मैक्सिमम 20% जो है उसमें ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर होती है तो ट्रेडिंग में आप बेनिफिट करते हैं, जब मार्केट नीचे होती है तो फिर प्रॉब्लम होता है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स अगर मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आपको डिविडेंड कंसिस्टेंटली हर साल देते जाएंगे और हर साल बढ़ते जाएंगे। उसको आप स्टडी करें कि भाई 5 साल में कंपनियां डिविडेंड जो ज्यादा दे रही, हर साल बढ़ा रही है, उसमें इन्वेस्ट करें, तो ये दोनों का मिक्सचर एक होगा तो एक अच्छा आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। अच्छा सर, आपने काफी सेक्टर्स की बात की लेकिन फार्मा सेक्टर को जो है वो डिस्कस नहीं किया। तो फार्मा सेक्टर में स्पेशली सेरले की अगर मैं बात करूँ तो उसको कैसा देखते हैं आप लॉन्ग टर्म? देखिए, अगेन फार्मा सेक्टर भी इस वन सेक्टर जो कि डिविडेंड लो डिविडेंड है, या बहुत सारी कंपनियां तो डिविडेंड भी नहीं देती या बहुत लो देती है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो वो आपको देखना होगा कि भाई पिछले 5 साल में आप देखें साले ने क्या भाई कितना डिविडेंड दिया है, क्या उसकी गुंजाइश है। देखिए, फार्मा सेक्टर बहुत ज्यादा प्रेशर में इसलिए रहता है हमारे मुल्क में, या शायद कुछ और मुल्कों में भी होगा ये, क्योंकि इनकी प्राइसेस जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये अपनी मर्जी से किसी मेडिसिन की प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक गवर्नमेंट इनको परमिशन नहीं देती है। ठीक है ना? ऑटो सेक्टर में ये चीज नहीं है, किसी और सेक्टर में नहीं है, बट फार्मा सेक्टर में बिकॉज मेडिसिन एक ऐसी है कि गरीब को भी चाहिए होती है, और तो वो प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में एवरी ईयर जो है वो कमी आई है। आज से 10 साल पहले इनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था, अब वो कम है। तो अगेन वो कोई ऐसे गवर्नमेंट कुछ अनाउंस कर देती है, ये फार्मा की जो एसोसिएशन है वो रिक्वेस्ट करते रहते हैं प्राइस इंप्रूव करने के लिए, तो कभी ऐसी न्यूज आ जाती है तो वो सेक्टर चल जाता है। लेकिन वो सेक्टर में वो मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन नहीं है जो पहले होता था। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने थैंक जो यू। है वो अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया, और जो है वो आपका काफी सेशन जो है वो काफी इंफॉर्मेटिव रहा हमारे लिए। तो आगे आने वाले सेशन में आपको फिर इनवाइट करेंगे अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।